Welcome back students. This is our third lecture from chapter number 3, coordination and control. And today we are going to study and learn about stress caused by high temperature on plants. High temperature की वजह से प्लांट जिस स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरता है और उसे किस तरीके से कोप करता है ये हम स्टडी करेंगे अभी. बाय ईच ईयर कुछ डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है कंटिन्यूसली इन द नेचर. क्यों? क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है. बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है गैसेस की वजह से, क्योंकि गैसेस एक्यूमुलेट हो गई हैं हमारे इस पूरे अर्थ के सराउंडिंग्स में और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं. इसकी वजह से कंटिन्यूसली 1 और 2 डिग्री टेम्परेचर का राइज हो रहा है बाय ईच ईयर और बाय एवरी नेक्स्ट ईयर. दिस कॉज अ वेरी ग्रेट लॉस इन द एग्रीकल्चर because by the rise of even the change in our points in a Celsius, it cause a great deprivation in the growth parameters and ultimately productivity rate is greatly reduced. इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और हमें एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है. इसके अलावा भी अगर हम नेचुरली भी बात करें कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले भी प्लांट को अगर गर्मी का सामना करना पड़ता था मोर देन नॉर्मल रेंज उसकी, तो फिर प्लांट किस तरीके से कोप करता था. ये फिनोमेना तो प्लांट्स में हमेशा से ही मौजूद है कि गर्मी से उसे कोप करना है, हीट स्ट्रेस से उसे बचना है. तो क्या फैक्टर्स प्लांट ने अपने अंदर अडॉप्ट किए हैं या क्या उसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट हैं. पहली बात तो ये कि अगर प्लांट को हीट स्ट्रेस का सामना है तो उसको किस तकलीफ का सामना है. स्ट्रेस तो है ही, प्लांट को क्या नुकसान हो सकता है. सबसे पहले तो ये कि परमिएबिलिटी प्लांट की बहुत ज़्यादा, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. इन दिस लेक्चर यू विल see or understand the terms that are not being mentioned very clearly in your book, और बहुत ही स्मॉल वर्जन इसका मौजूद है स्ट्रेस का. सिर्फ हीट शॉक प्रोटीन का नाम आपको मिलेगा एंड सम अदर टर्म्स, लेकिन आपको यहाँ समझाने के लिए और प्लांट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए और टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे को बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आप कहेंगे कि हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज, दिस इज जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज एंड टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ these stressful conditions. मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के ऊपर इससे असर पड़ता है. कौन सी मेम्ब्रेन? सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके अलावा डीनेचुरेशन हो जाती है इसकी डिफरेंट प्रोटीन्स की एंड डिफरेंट एंजाइम्स की, एज एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर. अलॉन्ग विद दैट जितनी भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, प्लांट जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरता है, कुछ बेसिक कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट के अंदर जो कुछ बेसिक चेंजेस हैं जो कि प्लांट के अंदर आती ही हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहा हो. उनमें से मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है जो कि सॉल्ट स्ट्रेस से भी चेंज होती है, जो कि हीट और कोल्ड दोनों स्ट्रेस से चेंज हो रही होती है. ये वाली बात हो गई. दूसरी बात ये कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बन जाती हैं प्लांट के अंदर. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का मतलब सिंगल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इनमें से रिलीज हों और फिर दैट सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सिंगलेट भी कहते हैं हम इसे, ये इट कैन बाइंड विद एनी अदर स्ट्रक्चर, एनी अदर मॉलिक्यूल. और जब वो एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसी और स्ट्रक्चर के साथ बाइंड होगा तो अल्टीमेटली द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज बीइंग ऑल्टर्ड, चेंज हो चुका है अब वो स्ट्रक्चर. तो प्लांट के काम का नहीं रहेगा. यानी ये एक वैसा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि किसी भी जगह घुस जाएंगी और उसके स्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर देंगी. यानी कि एक बिन बुलाया मेहमान है. तो ये स्ट्रेस के नतीजे में पैदा होती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और कॉज करती हैं अनदर स्ट्रेस इन द प्लांट इंटरनल एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन कर देती हैं. इससे बचने के लिए प्लांट को बनाने होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. These एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये हेल्प आउट करते हैं किसको ख़त्म करने में? इन ROS को. ROS क्या है? अभी आपको बताया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. These reactive oxygen species
cause oxidative stress in the plant and to cope with that oxidative stress प्लांट को बनाने पड़ते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो बहुत एंटीऑक्सीडेंट का नाम आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर और इसके अलावा हेल्थ जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हेल्थ रिलेटेड कहा जाता है जरा फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स के अंदर बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर कच्ची सब्जियां खाएं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे आपको, या किसी पर्टिकुलर फ्रूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर काफ़ी होती है। तो ये चीज़ें आपको, अगर आप नेचर रिलेटेड हैं और अगर आप फूड के ऊपर गौर करते हैं कि कौन सी फूड हेल्थ वाइज अच्छी है, तो यू मस्ट हैव लर्न दीज टर्म्स बिफोर आई हैव टोल्ड यू, आपको पहले से ही पता होंगी। अगर नहीं भी पता तो आपने अभी जान ली, सो देयर इज़ नो रिग्रेट इन दैट कि आपको नहीं पता थी, डोंट गेट वरी अबाउट दैट। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इफेक्ट होती है, डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन्स होती है हाई टेम्परेचर की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है, और इन तमाम बातों से बचने के लिए प्लांट क्या करता है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बनाता है इसे हम कहते हैं HSP। HSP का फुल फॉर्म हीट शॉक प्रोटीन्स, जो कि कॉमनली HSP से रेफर कर दी जाती हैं। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, एंड along with the high temperature some of these heat shock proteins also helps out in coping with or in dealing with लो टेम्परेचर। तो सिर्फ हीट में ही काम नहीं कर रही होती, इनमें से कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं, कुछ प्रोटीन टाइप ऐसी भी हैं जो लो टेम्परेचर स्ट्रेसेस में भी वर्कआउट करती हैं। बट इन योर बुक these proteins are only mentioned in the heat stress or in the high temperature stress, so better to write it in that part. These heat shock proteins करती क्या हैं, ये वर्क करती हैं एज ए चैपरॉन। चैपरॉन क्या चीज़ है, चैपरॉन वो प्रोटीन्स कहलाती हैं या वो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं जो कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल को डीनेचर होने से या उसका स्ट्रक्चर चेंज होने से उसे बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, ये इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन में आपको नहीं बता रही हूँ, बहुत इसको मोल्ड करके और ईजी वे में डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ कि चैपरॉन्स जो हैं वो ऐसे एक्ट करते हैं, ये हीट शॉक प्रोटीन्स ऐसे एक्ट करती हैं कि ये मेम्ब्रेन की जब फोल्डिंग हो रही हो प्रोटीन्स की जब फोल्डिंग हो रही होती है, प्रोटीन जो है वो जितने भी प्रोटीन्स है हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो है एंजाइम्स हो गए या प्रोटीन्स जो हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है, आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में ये पढ़ लिया होगा, या अगर नहीं पढ़ा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में आपने लास्ट नहीं पढ़ा होगा इन द फर्स्ट ईयर, कि प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, प्रोटीन चेन फोल्ड हो रही होती है, और ये फोल्डिंग ही डिटरमाइन करती है कि कौन सी प्रोटीन जो है वो कौन सी प्रोटीन किस तरीके से फोल्ड होगी, उसका नाम क्या होगा, उसकी टाइप क्या होगी, उसका फंक्शन क्या होगा। अगर प्रोटीन की फोल्डिंग गलत हो गई, प्रोटीन चेन की फोल्डिंग गलत हो गई तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, काम नहीं करेगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन चेन की फोल्डिंग उसका स्ट्रक्चर बनाती हैं एक्चुअली। ये फोल्डिंग जो है ये सही करने में हेल्प आउट करते हैं ये चैपरॉन्स या ये हीट शॉक प्रोटीन्स, कि सही फोल्डिंग हो, इवन इन द हाई टेम्परेचर भी ये बाइंड कर जाती हैं इन स्ट्रक्चर्स के साथ और एक सही वर्किंग, एक अच्छी वर्किंग क्रिएट करती हैं कि सही तरीके से मेन प्रोटीन्स फोल्ड हो और कोई एरर क्रिएट ना हो। राइट, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स एंड सम ऑफ देम आर बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हेन द प्लांट इज एक्सपोज्ड टू द हाई टेम्परेचर। कुछ यानी तब प्रोड्यूस होती है जब प्लांट हाई टेम्परेचर या हाई हीट स्ट्रेस फील करता है, कुछ प्लांट के अंदर नेचुरली पहले से ही प्रेजेंट होती हैं। ये लार्जर साइज प्रोटीन्स होती हैं, नॉर्मल प्रोटीन से इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और समटाइम्स 70 किलो डाल्टन होता है, समटाइम्स 80 किलो डाल्टन होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट प्लांट डू व्हेन इट फील्स हीट स्ट्रेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब प्लांट सॉल्ट स्ट्रेस फील करता है, यानी सॉल्ट स्ट्रेस फील करने का मतलब कि प्लांट के एनवायरनमेंट में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। प्लांट के एनवायरनमेंट में सॉल्ट होने का मतलब यानी प्लांट जिस सॉइल में ग्रो कर रहा है उस सॉइल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा है, और ऐसी सॉइल को हम कहते हैं कि सेलाइन एनवायरनमेंट है। देयर आर मैनी सेलाइन एनवायरनमेंट्स प्रेजेंट इन द कराची एज वेल। सेलाइन सॉइल्स आपको काफ़ी जगह मिलेंगी, स्पेशली जहाँ पे सैंड ड्यून्स आपको मिलेंगे, सैंडी सॉइल जहाँ है या समंदर के नज़दीक वाली सॉइल, समंदरी इलाका, वहाँ पे आपको ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो कि
सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। सॉल्ट टॉलरेंट मतलब सॉल्ट स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेने वाले प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो कि सेलाइन एनवायरनमेंट में, सेलाइन सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। सेलाइन, ये प्लांट्स जो हैं वो किस तरीके से कोप करते हैं इस स्ट्रेस से। पहली बात तो ये कि इससे होता क्या है, सॉल्ट स्ट्रेस से क्या होगा। अगर हम किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा सॉल्ट दे रहे हैं और वो प्लांट इस काबिल नहीं है कि सॉल्ट स्ट्रेस से टॉलरेट कर सके, वो प्लांट तो सर्वाइव कर ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन से पानी ही नहीं एब्जॉर्ब कर सकेगा। अगर ज़मीन के अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा है, तो उस ज़मीन के अंदर वाटर जो है वो टाइटली बाइंडेड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि सॉल्यूट ने वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड किया हुआ होगा। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्लांट के अंदर सही से बिल्ड नहीं होगा कि वो पानी को अपनी तरफ खींच सके। तो रूट्स के अंदर वाटर एंटर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाइंडिंग हुई हुई उसकी उस सॉल्ट मॉलिक्यूल्स के साथ, राइट। इसलिए इसको हम कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो फेस करते हैं एक फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, यानी अगर ज़मीन के अंदर पानी ज़्यादा भी है तब भी वो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि प्लांट उसे खींच नहीं पाता है, उसकी रूट्स से खींच नहीं पाती हैं। इसके साथ साथ प्लांट इस सॉल्ट स्ट्रेस से कोप कैसे करता है। आयन होम्योस्टेसिस, आयन होम्योस्टेसिस का मतलब कि आयन का बैलेंस मेंटेन करना, जितने भी आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव, और कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी फिर आयन के डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करूँ। अब आयन तो अंदर आ गए, वाटर के साथ डिजोल्व होके हेलोफाइट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सेलाइन वाटर भी, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर किस तरीके से करते हैं इन्हें मैनेज, कि ये डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे कि जितने भी हेलोफाइट्स हैं वो अपने उसके अंदर साइटोसोल में, सेल के एनवायरनमेंट के अंदर साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में इस सॉल्ट को नहीं रख सकते। तो क्या करते हैं, इन्होंने कंपार्टमेंटलाइजेशन की हुई है कि भाई हम कहीं भेज देते हैं, इसे कंपार्टमेंट में भेज देते हैं। कौन सा कंपार्टमेंट में, तमाम का तमाम जो है वो वैक्यूल में चले जाते हैं सॉल्ट्स। इसके बाद फिर ये रिलीज आउट होते हैं किस तरीके से, सॉल्ट ग्लैंड्स की मदद से। लीव्स के ऊपर सॉल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं हेलोफाइट्स के, जो कि सॉल्ट को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं, उसके बाद बर्स्ट आउट होकर तमाम का तमाम सॉल्ट बाहर रिलीज आउट कर देते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड राइट एज वेल इन द एग्जाम, दैट इज मस्ट। इसके बाद इन ऑल दीज थिंग्स आर सम एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बायोसिंथेसिस होती है कुछ ऐसे कंपाउंड्स की जो कि प्लांट के अंदर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं, प्लांट के साइटोप्लाज्म के अंदर। इस तरीके से सॉल्ट स्ट्रेस बढ़ नहीं पाता। Obviously there is a very complex mechanism involved and very complex things involved in that, but just for your info, so basic info के लिए आपको इतना जानना काफ़ी है कि कुछ कंपाउंड ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और प्लांट के अंदर साइटोसोल के अंदर सॉल्युबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं। ये कौन से हैं, प्रोलीन, ग्लाइसिन एंड शुगर्स। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स क्रिएट होते हैं। अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों क्रिएट होते हैं, क्योंकि एज द reactive oxygen species are being produced in heat stress, these are also produced in salt stress as well. salt stress में भी ये reactive oxygen species produce होती हैं, तो इनसे कोप करने के लिए और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का बनना ज़रूरी है। तो प्लांट एंटीऑक्सीडेंट भी बनाता है। तो सबसे लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बातें याद रखने की हैं, जो एग्जाम में लाजमी लिखने की हैं, कि सॉल्ट स्ट्रेस किन प्लांट्स में पाया जाता है, उन प्लांट से पाया जाता है जो कि सॉल्टी रीजन में ग्रो करे होते हैं, यानी सेलाइन एनवायरनमेंट में, सेलाइन सॉइल के अंदर, ठीक है। और ये वो प्लांट जो कि इन जगह पे ग्रो करते हैं वो कहलाते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। और हेलोफाइट्स का बेसिक मैकेनिज्म क्या है कि फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस से कोप कर लेते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इजीली और फिर कंपार्टमेंटलाइजेशन के थ्रू सॉल्ट को भेज देते हैं सॉल्ट ग्लैंड्स में, जो कि लीव्स पे मौजूद होते हैं अपर सरफेस पे। जब ये सॉल्ट ग्लैंड्स फिल हो जाते हैं सॉल्ट से, तो ये बर्स्ट आउट कर जाते हैं और तमाम एक्स्ट्रा सॉल्ट रिलीज आउट हो जाता है। तो दिस इज हाउ प्लांट्स कोप विद द सॉल्ट स्ट्रेस। जब हम हीट स्ट्रेस की बात करें तो मैंने एक टेबल बनाया, जो कि मैंने आपको बोला नहीं कि कितना, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आपको पता चले कि टेम्परेचर जो है उसकी लिमिट्स कितनी इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए और किस किस तरीके से ये इम्पेक्ट होता है।
हमने बताया कि ये तमाम चीज़ें होती हैं प्लांट के अंदर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाती है, परमिएबिलिटी मुतासर होती है, प्रोटीन डीनेचर होती है, लेकिन उसी के साथ साथ जर्मिनेशन पे भी बहुत असर पड़ता है। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे है, टेम्परेचर में फ़र्क है, तो उसकी सीड की जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होगी, बहुत कम सीड जर्मिनेट होंगे या नहीं ही होंगे। तो सब मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर बियरेबिलिटी कहाँ तक है जहाँ तक जर्मिनेशन हो सके कुछ क्रॉप्स की, वो मैंने लिखी है कि राइस के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर जर्मिनेशन का है 45 डिग्री, वीट के लिए 40 डिग्री, मेज के लिए भी 40 डिग्री एंड टोमेटो के लिए 30 डिग्री। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। और ऑप्टिमम या बेस्ट टेम्परेचर रेंजेस क्या हैं? राइस के लिए 20 to 35 डिग्री, वीट के लिए अगेन 25 to 30 डिग्री, मेज के लिए 25 to 30 degree, while for the tomato it is best to grow it in the 15 to 27 degree, in the range of 15 to 27 degrees Celsius. So I hope you students have understood these stresses, and we will continue this topic in later lectures. So hope you understand it. See you in the next lecture.